नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2015 के भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के प्रश्नों को हल करेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। ए. लिली थॉमस बनाम भारत संघ, बी. नंदिनी सुंदर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य, या सी. नमित शर्मा बनाम भारत संघ, या डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद जो है 2005 सूचना के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। केंद्रीय सूचना आयोग के गठन की बात करें तो इसका गठन 2005 में किया गया था और यह एक सांविधिक संस्था है। इसमें टोटल 11 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष व 10 अन्य सदस्य होते हैं। और इन 11 जो सदस्यों की जो नियुक्ति है वह राष्ट्रपति एक 3 सदस्यीय समिति के परामर्श से करते हैं। प्रश्न नंबर है दूसरा, तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि नमित शर्मा बनाम भारत संघवाद जो है वह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 से संबंधित है। प्रश्न नंबर दूसरा है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में सम्मिलित नहीं है। ए. देश की रक्षा करना एवं राष्ट्र की सेवा करना, बी. हमारी संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना, सी. ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना, या डी. सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना एवं हिंसा से दूर रखना। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ग्राम पंचायतों के गठन में सहायता करना। यह मौलिक कर्तव्य ना होकर के यह एक डीपीएसपी है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भाग 4 के अंतर्गत आर्टिकल 40 के अंतर्गत है, ग्राम पंचायतों के गठन से संबंधित है। अगर हम डीपीएसपी की बात करते हैं तो इन्हें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश से मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, जिनमें टोटल 11 हैं। जब इनको जोड़ा गया था तब 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, यानी कि ग्राम पंचायतों का गठन जो है यह मौलिक कर्तव्य में सम्मिलित नहीं है, यह डीपीएसपी में शामिल है। प्रश्न नंबर है तीसरा, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष वह व्यक्ति होता है जो भारत का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। कारण आर, उक्त आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत जो भी पहले हो वह धारित करता है। ऑप्शन है ए सही है किंतु आर गलत है, बी. ए गलत है किंतु आर सही है, सी. ए तथा आर दोनों सही है, डी. ए तथा आर दोनों गलत है। जब 2015 में ये क्वेश्चन आया था तब इसका आंसर सी सही था, लेकिन वर्तमान समय में इनमें संशोधन हुआ है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में इनमें 2 बार संशोधन हुए, एक 2006 में और एक अभी 2019 में। तो पहला तो सही है कि जो इनके अध्यक्ष होते हैं वह भारत का मुख्य न्यायाधीश मतलब सुप्रीम कोर्ट का अवकाश प्राप्त जज हो सकता है या अन्य न्यायाधीश हो सकते हैं। और बात करें इनके जो कार्यकाल की है यह 5 वर्ष अथवा 70 वर्ष की आयु पर्यंत, तो ये इनमें चेंज हुआ, यानी कि अब इनका कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो भी पहले हो, और ये पुनः नियुक्त भी हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर है 4, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए है, राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। कारण आर, संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि ए सही है किंतु आर गलत है। राज्य वित्त आयोग की बात करें तो इसे संविधान के आर्टिकल 243 क्लॉज 1 में राज्य के राज्यपाल को हर 5 साल में एक वित्त आयोग के गठन करने का आदेश दिया गया है। तो यह एक संवैधानिक निकाय है। तो कथन ए जो है इसका सही है, लेकिन संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति नहीं करता है, तो यह गलत है। संघीय वित्त आयोग जो है वो पंचायतों को वित्तीय सहायता देने के लिए संस्तुति कर सकता है। और संघीय वित्त आयोग की बात करें तो इसे आर्टिकल 280 के अंतर्गत रखा गया है। तो ये रहा हमारा सी आंसर इज राइट, ए सही है किंतु आर गलत है। प्रश्न नंबर है 5, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा।
अनुच्छेद 99, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 102। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि अनुच्छेद 100। सी इज ए राइट आंसर। अनुच्छेद 100 कहता है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा। आर्टिकल 99 की बात करें तो यह सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान को प्रदर्शित के लिए है। सदस्यों द्वारा शपथ जो है वह आर्टिकल 99 में है। आर्टिकल 103 की बात करें तो यह सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। आर्टिकल 103 सदस्यों की निर्भरताओं से संबंधित है। और आर्टिकल 102 की बात करें तो यह संसद के किसी भी सदन की सदस्यता के लिए अयोग्यता का निर्धारण करता है। सदस्यों की अयोग्यता का निर्धारण आर्टिकल 102 में। तो इसका राइट आंसर हो गया सी, यानी कि 100। प्रश्न नंबर 6, संविधान की विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी राज्य विधानमंडल या डी क्षेत्रीय परिषदें। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि संसद। बी इज ए राइट आंसर। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारे के संबंध में प्रावधान किया गया है। संघ सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है और राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार जो है राज्य सरकार के पास है। लेकिन समवर्ती सूची के विषय पर कानून केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों बना सकती हैं, जबकि इसके अलावा जो अवशिष्ट विषय होते हैं या इसके अतिरिक्त विषय होते हैं, उन पर कानून बनाने का जो अधिकार है वह संसद को प्राप्त है। तो प्रश्न नंबर है 7, इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि संसद। प्रश्न नंबर है 7, भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो राष्ट्रपति की तरह निम्नलिखित में से कौन कार्य कर सकता है? ए भारत का प्रधान न्यायाधीश, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा के अध्यक्ष या डी भारत के महान्यायवादी। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में और यदि उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं है तो उनकी जगह कौन कार्य कर सकता है? तो भारत के प्रधान न्यायाधीश। भारतीय संविधान के आर्टिकल 70 में आकस्मिकता के समय राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन के उपबंध हैं। इसके अनुसार संसद ने एक उद्देश्य के लिए वर्ष 1969 में राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम 1969 पारित किया, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित है, अगर उस समय उपलब्ध नहीं है, तो राष्ट्रपति के पद पर भारत के प्रधान न्यायाधीश अगर वो भी अनुपस्थित हैं तो भारत के उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम मतलब सीनियर मोस्ट न्यायाधीश हैं, वे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो प्रधान न्यायाधीश, अगर वह भी अनुपस्थित हैं तो भारत के जो उच्चतम न्यायालय के ज्येष्ठतम न्यायाधीश हैं वे राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करेंगे। तो इसका राइट आंसर हो गया ए, यानी कि भारत के प्रधान न्यायाधीश। प्रश्न नंबर है 8, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक आहूत की जाती है। ए राष्ट्रपति द्वारा, बी लोकसभा स्पीकर के द्वारा, सी प्रधानमंत्री के द्वारा या डी राज्यसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान का जो आर्टिकल है 108 में दोनों सदनों के संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। यदि किसी भी साधारण विधेयक पर संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच असहमति की स्थिति होती है, तब राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को बुलाता है और संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता है वह लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर अध्यक्षता पूछे कौन करता है तो लोकसभा अध्यक्ष, और आहूत कौन करता है तो राष्ट्रपति। लोकसभा अध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा उपाध्यक्ष, और या उनकी अनुपस्थिति भी है तो राज्यसभा के उपसभापति। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा राष्ट्रपति के द्वारा।
बैठक आहूत की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अध्यक्षता की बात करें तो लोकसभा अध्यक्ष, अगर वह अनुपस्थित हैं तो लोकसभा के उपाध्यक्ष, अगर वह भी अनुपस्थित हैं तो राज्यसभा के उपसभापति। प्रश्न नंबर है 9, संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है? भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। ए, विधि के समक्ष समानता, बी, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, या डी, धर्म आचरण की स्वतंत्रता। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि विचार और अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता है ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं। तो बी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 10, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, राज्य निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक प्राधिकरण है। कारण आर, ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। कूट दिए हैं ए, ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी, ए गलत है किंतु आर सही है। और डी, ए सही है किंतु आर गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सही है किंतु आर गलत है। डी इज ए राइट आंसर। राज्य निर्वाचन आयोग जो है एक संवैधानिक प्राधिकरण है, तो ये सही है क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग आर्टिकल 243 के में वर्णित है। आर्टिकल 243 के में वर्णित है, जबकि ग्रामीण स्थानीय निकायों के निर्वाचन पर भारत के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है, तो ये गलत है। यहाँ राज्य के निर्वाचन आयोग का निरीक्षण रहता है। तो डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 11, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? ए, परमादेश, बी, अधिकार परीक्षा, सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण, या डी, प्रतिषेध। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। उच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 226 के तहत रिट जारी कर सकता है और ये रिट बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण रिट हो सकते हैं। लेकिन बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है यह उच्च न्यायालय के द्वारा व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जारी की जाती है। यह रिट उस व्यक्ति की प्रार्थना पर जारी की जाती है जो यह समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया है। हाई कोर्ट से संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को निर्देश देता है कि बंदी बनाया गया जो व्यक्ति है उसको निश्चित समय तथा निश्चित स्थान के अंदर अदालत के समक्ष पेश करें, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारण उस पर विचार कर सके। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। प्रश्न नंबर है 12, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। कथन ए, भारत में लिखित संविधान है। कारण आर, शक्तिशाली क्षेत्रीय दलों का विकास क्षेत्रीय आकांक्षाओं का संकेतक है। कूट है ए, ऑप्शन ए है, ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी, ए तथा आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। भारत का एक लिखित संविधान है, तो ये सही है कि इसे 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों के द्वारा अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित किया गया था। ये सही है किंतु आर गलत है। आर भी सही है लेकिन सही स्पष्टीकरण नहीं है। प्रश्न नंबर है 13, भारत में मत देने का जो अधिकार है निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार है? ए, मौलिक अधिकार है, बी, संवैधानिक अधिकार है, सी, प्राकृतिक अधिकार है, डी, वैधानिक अधिकार है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि यह एक वैधानिक अधिकार है और इसका बी। भारत में मत देने का अधिकार वैधानिक अधिकार है। प्रश्न नंबर है 14, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूल संरचना के सिद्धांत की रूपरेखा प्रतिपादित की गई? ए, गोपालन बनाम मद्रास राज्य, बी, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, सी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, या डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि केशवानंद
भारतीय बनाम केरल राज्य जो कि 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने 13 जजों की सबसे बड़ी संविधान पीठ में मूल संरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था और इसमें कहा कि संसद ऐसा कोई भी संशोधन नहीं कर सकती है जो संविधान के मौलिक ढांचे के प्रतिकूल ढंग से प्रभावित करता हो। और गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद जो है 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि आर्टिकल 368 के माध्यम से संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता। तो यह गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद। और A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद जो है 1950 में भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के दायरे और अर्थ की व्याख्या करने से संबंधित निर्णय दिया गया। प्रश्न नंबर है 15, भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 74 या अनुच्छेद 13। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा उन्हें हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति जो है बी इज राइट आंसर। राष्ट्रपति के द्वारा संवैधानिक प्रावधानों के उल्लंघन पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वह संसद के किसी भी सदन में आरंभ की जा सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, परंतु इसके लिए आवश्यक ये है कि यह राष्ट्रपति को 14 दिन पहले ही लिखित सूचना दे दी जाती है, जिस पर उस सदन के एक चौथाई सदस्य को हस्ताक्षर करना होता है। और यदि महाभियोग का जो प्रस्ताव है संसद के दोनों सदनों में मतलब लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक हो। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, यानी कि आर्टिकल 61 के तहत। प्रश्न नंबर है 16, निम्नलिखित में से कौन एक भारत के संविधान का संघीय लक्षण नहीं है? ए, केंद्र तथा राज्यों के बीच शक्ति का बंटवारा, बी, पूर्ण रूप से लिखित संविधान, सी, एकहरी नागरिकता या डी, स्वतंत्र न्यायपालिका। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि एकहरी नागरिकता जो है ये संविधान का संघीय लक्षण नहीं है, ये एकात्मक लक्षण है। जो एकहरी नागरिकता है यह एकात्मक लक्षण है। प्रश्न नंबर है 17, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना हुई? तो महाराष्ट्र राज्य में सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की जो स्थापना है 1971 में हुई थी। प्रश्न नंबर 18, संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई? ए, 91वां संविधान संशोधन, बी, 92वां संविधान संशोधन या सी, 90वां संविधान संशोधन या डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 91वां संविधान संशोधन, जो कि 2003 की धारा 2 के द्वारा आर्टिकल 75 में केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्रियों सहित मंत्रियों की जो कुल संख्या है वह सदन के सदस्यों की कुल संख्या के 15% निर्धारित कर दी गई। प्रश्न नंबर है 19, संसद में शून्यकाल का समय है? ए, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक, बी, सुबह 10 बजे से 11 बजे तक, सी, सुबह 11 बजे से दोपहर 12 बजे तक या डी, दोपहर 12 बजे से अपराह्न 1 बजे तक। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक जो है यह शून्यकाल का समय होगा। संसदीय इतिहास में जो शून्यकाल की परिपाटी है वह भारत के द्वारा विकसित की गई है और इस काल के दौरान संसद के सदस्य जो अविलंबी महत्व के मामले होते हैं उनको उठाते हैं और तथा उन पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। जबकि सुबह 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक का जो समय है उसे प्रश्नकाल के नाम से जाना जाता है। 11 से 12 प्रश्नकाल और 12 से 1 शून्यकाल। प्रश्न नंबर है 20, निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गण में सम्मिलित नहीं है? ए, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, बी, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, सी, राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य या डी, राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि राज्य की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य जो हैं वे राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल नहीं होते हैं।
तो डी इज ए राइट आंसर। जबकि आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गणों का उल्लेख किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे और राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों का उल्लेख किया गया है आर्टिकल 54 में। प्रश्न नंबर है 21। भारतीय संसद में शामिल हैं ए केवल लोकसभा, बी केवल राज्यसभा, सी केवल लोकसभा एवं राज्यसभा, डी लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि लोकसभा राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आर्टिकल 79 में संसद के गठन का संबंध के प्रावधान किया गया है, जिसमें संसद के दोनों सदन और राष्ट्रपति मिलकर गठित होते हैं। प्रश्न नंबर है 22। संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है ए प्रधानमंत्री में, बी राष्ट्रपति में, सी मंत्रिपरिषद में या डी संसद में। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि राष्ट्रपति में। बी इज ए राइट आंसर। आर्टिकल 53 में संघ की कार्यपालिका जो शक्ति निहित होगी वह राष्ट्रपति में निहित होगी। तो इसका राइट आंसर होगा बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।